नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखो, द एलिमेंट्स व्हिच, फिर मैं इसका मतलब समझा दूंगी क्या होता है, व्हिच आर हैविंग। अब अगर मैं तुमसे बोलूं मैग्नीज की एक ईसी बनाओ और एक बनाओ जिंक की, जरा बना के देना फटाफट से। 25 तो और जिंक की होती है 30। ईसी बताओ। 2s1 2s2 2p तुमने एक बार लिखते होता है क्या होता है? कैल्शियम हो गया, सॉरी आर्गन आ गया। अच्छा ऐसे बतानी है तो अबे अच्छा आगे बताओ फिर क्या हो गया? आर्गन के आगे आर्यन 18 पे आता है ना, बचा 18 तक की बता दो पहले, तो 18 तक की बता दो। क्या 18 तक की बता दे। 3d5 4s2 राइट। अब अगर मैं इसको क्वाइट 3d5 4s2 और इसको लिखूं 3d10 4s2, इन दोनों में फर्क क्या है? डी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड है एक और एक कंप्लीटली फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड डी शेल होता है। कंप्लीटली फिल्ड वाले को कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड शेल है। अब वो कह रहा है ठीक है कंप्लीटली फिल्ड शेल है, तो अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं, अगर मैंने इसके 2 निकाल भी दिए तो Zn2+ बनाएगा, लेकिन Zn2+ बनने के बाद भी इसका 3d10 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब जब वो एनायन बना रहा है, केटायन बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जाए या वो ग्राउंड स्टेट में रहे, उसका डी शेल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है उन्हें कहेंगे ट्रांजिशन। जिनका कंप्लीटली फिल्ड रहेगा चाहे ग्राउंड स्टेट या ट्रांजिशन, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, उन्हें डी ब्लॉक बोलेंगे। फर्क समझ में आ गया? दोबारा सुन लो, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन, ठीक है? दिस इज द डी ब्लॉक बट दिस इज ट्रांजिशन। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड, कैडमियम भी डी ब्लॉक ही है। एक मिनट, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड, डी ऑर्बिटल। सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात कर रही हूं मैं, एस को मत लेना है। डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? अब इसको इससे समझ लेते हैं। देखो Mn को मैंने बोला 25 होता है, ठीक है? तो इसकी ईसी मैंने लिखी आर्गन 18, कैल्शियम 20 एंड 3d5। तो ये देखो अगर मैं इसमें से ये 2 निकाल भी दूं, मैं कह रही हूं मैं Mn, अभी ये क्या है? ग्राउंड स्टेट में है। अब मैं इसे Mn2+ की स्टेट में लेकर जा रही हूँ, तो ये हट गया, तब भी ये इनकम्प्लीटली या हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड है, राइट? अब बात करते हैं जिंक की। जिंक में देखो, अगर मैं इसकी ईसी देखूं, ये है ग्राउंड स्टेट में। अब मैं इसमें से 2 हटा रही हूँ, मतलब मेरा बन गया अब Zn2+, तब भी डी शेल कंप्लीटली फिल्ड है। समझ में आ गया? तो जिनकी कंप्लीटली फिल्ड रहेगी उन्हें हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनके कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हिच बाय जिंक, लिखो क्वेश्चन साथ साथ, क्वेश्चन लिखो, बाय जिंक कैडमियम एंड मर्करी are not considered as transition elements। तीन ही है बस, तीन ही होते हैं। जिंक, क्या बोलना चाह रहे हो? बाय जिंक कैडमियम एंड मर्करी are not considered as transition element। अब देखो जिंक आता है तुम्हारा 3D सीरीज में। 3D सीरीज का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। 3D सीरीज मतलब जिसमें 3D शेल भरी जा रही है, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा है ना, हम 3 सीरीज पढ़ रहे हैं। 3D का मतलब हम 3D की सीरीज भर रहे हैं, 4D का मतलब हम 4D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 5D का मतलब हम 5D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी ऐसे बने होते हैं पीरियड्स, राइट? ये 3D हो गया,
ये 4D हो गया, फिर ये 5D, इसके नीचे 6D और 7D भी आता है, बट हम लोग इन तीन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो आपका जिंक है वो आपके 12वें ग्रुप में आता है, 12th ग्रुप में। 12th ग्रुप में 3D सीरीज में आएगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्लियर? हाँ, थियोरेटिकल चैप्टर है। हाँ, आदि को प्रॉब्लम होने लग गई है ना। क्लियर? लिखो फटाफट। लिखना क्या है? रीजन ये था ना कि आंसर लिखो। Zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements because they have completely filled shell in their ground state as well as excited state. Clear? समझ में आ गया? मुझे आज याद देना, वो भेजना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमटीजी के क्वेश्चन डन। अभी लिखना, जल्दी लिखो। पेपर भी इजी होगा ना फिर। अच्छा चलो चलो चलो, पॉइंट बैक टू द टॉपिक। पेपर भी इजी होगा। अब अगर हम कर रहे हैं कुछ एक्सेप्शनल ईसीज होती है, इसमें बताओ कौन सी? अरे यार ऐसा भूल गया, तो केमिकल बॉडी का पार्ट है। नहीं हाँ तो वही पढ़ा था। एक्सेप्शनल ईसी कौन सी होती है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट है। होती है तो क्रोमियम का होगा। क्रोमियम होगा। क्रोमियम का क्या होता है? 24। बनाओ इसी फटाफट। और कॉपर 29। जल्दी बनाओ। अरे इसी भूल गए। 1s2 अरे यार, आर्गन से शुरू करो ना। मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो। 3D आर्गन 3D 4 और 4s2। ओके, दिस इज रॉन्ग। It इट इज नाउ 3 पांच हो जाएगा। 5 4 4s1 ये तो एक्सेप्शन है। इसीलिए मैंने बोला एक्सेप्शनल ईसीज है। क्यों है? पता ही नहीं है। रीजन दो इसके पीछे। वो हाफ फील्ड होके थोड़ा हाफ फील्ड होने से स्टेबिलिटी आएगी। अरे ये दुनिया अभी लगती है एक्स्ट्रा है। क्लियर? सिमिलरली इसमें 3D10 4s1 हाँ होगा, सेम रीजन। क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होने से ये स्टेबिलिटी। अब हम इसे क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको ट्रांजिशन क्यों गिन रहे हैं, जबकि इसमें भी तो कंप्लीटली फिल्ड डी शेल है। क्योंकि एक्सेप्शन है। नहीं, पार्शली फिल्ड होता है, पर वो तो स्टेबिलिटी के लिए एग्जैक्टली ये होता 3D9 ही है। अक्षत ने बोला ये होता 3D9 ही है, उसको हम बनाते हैं 3D10 स्टेबल करने के लिए। बिल्कुल सही। इसी वजह से अगर मैं इसकी ईसी देखूं 3D9 4s2 पहले ही तो होती ब्लॉक है, भरता है ना। वो तो हम इसको करते हैं ऐसे, ये हम बनाते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए कंपाउंड, बट ओरिजिनली इट इज लाइक दिस, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट? समझ आ गई ये चीज? नाउ नेक्स्ट। हाँ बेटा। वैसे तो हम पहले एस ब्लॉक को भरते हैं ना, फिर डी पे जाते हैं। नहीं देखो होता क्या है, अगर एनर्जी लेवल से देखो, यस पहले एस को भरते हैं फिर डी में जाते हैं, बट जब हम निकालने की बात करते हैं तो जब ईसी लिखते हैं तो 3D मैंने पहले लिखा, 4s बाद में लिखा, तो हम निकालेंगे पहले 4s से, 3D से नहीं। क्लियर? क्योंकि इनर शेल से पहले नहीं निकलता, आउटर शेल से पहले निकलता है। ठीक है? नेक्स्ट अब आता है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है? अगर मैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो रिकॉल करो अपने आप को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जाके। मैं इसकी वो नहीं पढ़ा रही हूँ तुमको अभी, क्या नाम है, सारी सीरीज की ईसी, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है, उसको तो तुम्हें याद ही रखने का तरीका है। बताओ आदि किसका फोन है? हाँ बताओ क्या होते हैं इसके नॉर्मल, अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैसे एलिमेंट्स होते हैं ये? डी ब्लॉक क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये टिपिकल मेटल्स हैं। These are typical metals, मतलब ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है ठीक है। तुम दोनों का अब अगर इशारे चले ना तो मैंने इधर से एक देना है और उधर से एक देना है। टिपिकल मेटल्स का मतलब है ये मेटालिक प्रॉपर्टीज सारी की सारी दिखाते हैं। क्लियर? और मेटालिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया? स्ट्रेंथ यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ,
देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन आपका और क्या आ Sonorous. सकता है? सोनरस, मेलेबल ले सकते हो। इसमें कौन सा होता है जो मेलेबल में जाएगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डी ब्लॉक में आता है। कॉपर कॉपर कॉपर, और हम इन्हें कॉइनेज भी बोलते हैं। मतलब कॉइन बनते थे, अच्छा कॉइन किस किस के बनते हैं? Copper, कॉपर, bronze. ब्रॉन्ज इज द एलॉय, सिल्वर एंड एजी, सॉरी गोल्ड। तो हमारा हो गया गोल्ड, कॉपर एंड एजी। तो इसके ये एलिमेंट्स भी इसी में पाए जाते हैं। इन्हें हम एम्यूनेशंस में यूज करते हैं। मोस्टली सॉलिड नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते? मोस्टली सॉलिड। मोस्टली सॉलिड्स बोल सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्यूनेशन में क्यों यूज होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद और बताओ, इनका यूसेज कलर्ड होते हैं। ये तुमने करे है ना अभी, अभी वो कर रहे थे ना तुम लोग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट? एनायन एंड कैटायन का टेस्ट करा है ना, फ्लेम टेस्ट करा होगा कलर्ड कंपाउंड्स का। इसके सॉल्ट देखो, FeSO4, MnO2 पिंक कलर, FeSO4 ग्रीन कलर, CuSO4 ब्लू कलर, ये सारे इसमें कलर्ड ही कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? तो इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टिपिकली आता है क्यों होते हैं, तो वो मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा दूंगी। देन ये अलॉय बनाते हैं, ऐसा क्यों? ये आपने सॉलिड्स में पढ़ा है, सॉलिड चैप्टर पढ़ा था ना? बड़ा था। हाँ, जो बाद में डिलीट हो गया। हाँ, अब बताओ, ये सॉलिड, ये अलॉयस कैसे बना लेते हैं, क्या करते हैं वो उसमें? इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये छोटे साइज के होते हैं। तो सपोज करो मैंने लिया कॉपर, ये मैंने कॉपर का लिया, तो उसमें सब जगह कॉपर ही होगा, राइट? तो अगर इसमें से एक कॉपर में निकाल भी दूं तो यहाँ पे मैं जिंक डाल सकती हूँ, तो मेरा अलॉय बन गया किसका? ब्रास का। तो ऐसे करके मैं अलॉय बना सकती हूँ। बाकी सारे मेरे कॉपर रह गए, तो परसेंटेज वाइज अगर मैं कह रही हूँ मैंने 4 कॉपर और 2 जिंक लिए, बना तो अलॉय ना, परसेंटेज वाइज चेंज हो सकता है, बिकॉज अलॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट? बट होते तो मिक्सचर्स ही हैं, तो परसेंटेज कैन वेरी अकॉर्डिंगली। ठीक है, और बताओ, तुम दोनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? सच कह रही हूँ, सब भूले बैठे हो 9/11। क्या तनिष्का? सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये नहीं पूछ रही मैं, पैरामैग्नेटिक क्या होता है ये पूछ रही हूँ। मतलब पेयर्ड नहीं होगा ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? पूरा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बीच में हाँ, जो फिजिक्स में भी होता है, तो उससे क्या होता है? उससे कलर होता है। नहीं, कलर पढ़ा रही हूँ मैं, पैरामैग्नेटिक पढ़ा रही हूँ। मल्टी कलर डायपोल मोमेंट। Tanishka, no. Tanishka, what you are saying and Gavneet is also saying single electrons होते हैं, ठीक है? Unfilled है या मैं कहूँगी single paired है, वो क्या करते हैं? They are good attraction towards the magnetic field. So attract towards magnetic field. पैरामैग्नेटिक लिखो इतना, इसके बाद 2 और है प्रॉपर्टीज। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ तो पहला आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अब मुझे बताओ, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, लेट अस राइट द EC, कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर? अब अगर मैं इस सीरीज में चेक करूं, मेरा यहाँ 3D1, 3D2 और यहाँ पे जाएगा 3D10, यहाँ पे 3D10, ये 9 या 10 ले लो, 3D8, 3D7, 6, 3D5, 3D5, 3D3। अब this side what will happen? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होना चाहिए साइज। क्यों?
नंबर ऑफ लिखो। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फिर उससे वो क्या होता है, वो जो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज हाँ सॉरी वो increase while होगा। moving from left to right size decreases. Clear? Why? Because effective nuclear charge increases. शील्डिंग इफेक्ट एफ ब्लॉक में होता है। शील्डिंग इफेक्ट यही आएगा अभी, हाँ यही आएगा अभी, ठीक है। अब while moving from top to bottom, नॉर्मली टॉप टू बॉटम अब हम जाते हैं, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो साइज में क्या चेंज आता है टॉप टू बॉटम? हाँ, increase होता है, increase। क्यों इंक्रीज नंबर ऑफ होता है? सेल्स नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे एक दिक्कत आती है, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जब आपके नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते हैं लेकिन साइज उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। जैसे हम कहते हैं ना कि डी ब्लॉक नॉर्मल एस और पी ब्लॉक को अगर हम पढ़े तो साइज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, बट यहाँ पे साइज में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी और एफ शेल भरना शुरू हो चुकी हैं। मैंने बोला यहाँ पे डी शेल नहीं भरी, यहाँ पे एफ शेल नहीं, अभी डी शेल चल रही है। तो फिर उससे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी एग्जैक्टली मैंने पढ़ाया था ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मेरा मन कर रहा है नवनीत को खींच के एक चांटा बजाऊं, लेकिन बीच में देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। दैट इज पुअर हमने शील्डिंग। आ रहे साइड जाओ। अब काम आ रहा है। तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर मेरा किसी को मारने का मन है, जैसे तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मेरा मन करा मारो तुम्हें पकड़ के, तो तुम लोग बीच में बैठे होते हो ना ऐसे एक के पीछे एक के पीछे। तो एक करके लगा देंगे। अरे मैं distractions मैं मारने चलता चलते हूं। हो ना, like क्या distractions हो चुप गए। रहो। बॉनफायर देखा है ना, हाँ, सर्कल बना के बैठते हो, हाँ, सबसे ज्यादा आग किसको लगती है? पास सामने वाले को। पीछे पीछे जाते जाओ तो आग नहीं लगती। आग हो गई तुम्हारा न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। सबसे आगे कौन है? एस, उसको उसने खींच लिया। पी उसके पीछे नहीं खींचा, थोड़ा कम खींचा। और डी और एफ तो बचा ही नहीं पाते बेचारे, डी और एफ को कोई औकात नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये एस पी डी एन एफ है। हाँ। क्लियर? इसने इसको तो खींच लिया, चलो थोड़ी सी आग इसे भी लग गई बॉनफायर की, बट ये दोनों तो दूर हो गए, इनको तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि बॉनफायर की गर्म क्या होती है। तो अब सोचो इसके पीछे अगर जो एस है, अब इसको ऐसे मत समझना कि लेयरिंग चल रही है तो एस तो बिल्कुल ही हवा के बाहर चला गया, नहीं, इसको ऐसे समझो ये दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, मतलब इस इफेक्टिव चार्ज का कोई असर नहीं है इस पे, तो यानी इनका होना ना होना एक बराबर है। तो एस और थोड़ा आगे आ जाएगा, तो यानी कि साइज छोटा हो गया। किसको समझ आया? मुझे ठीक है, तुम में से किसको समझ में आया? ऑनलाइन तो नहीं आया? नहीं आया। अक्षत समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सा आया अच्छा सिद्धार्थ, व्हाट अबाउट यू? मैम, थोड़ा थोड़ा सा आया। अच्छा एक बार बोल सुनो, दीजिए। मैंने ये बोला सपोज करो ऐसे हम एटम बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, फिर से एस पी चलना शुरू हो जाएगा ऐसे। अब ये सोचो यहाँ से न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एस को खींच लिया उसने, पी को भी खींच लिया। अब एस और पी ने प्रोटेक्ट कर लिया डी को, जैसे तुम लोग होता है ना कई बार एक दूसरे को बचाते हो मार खाने से या कुछ। अच्छा नहीं बचाते, ठीक है चलो सपोज कर लो बचाते हो मार खाने से, ठीक है ना। तो अगर बहुत अच्छा दोस्त है उसने तुम एक दूसरे को बचाया, इन दोनों ने इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बेचारे हो ना हो एक ही बराबर है। अब वही तो बता रही हूँ, इनका होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि उसपे न्यूक्लियर इफेक्ट, मेरा गुस्सा उस पे नहीं चल रहा, तो जो पास में पड़ेगा उस पे चलेगा। वही तो सब, मुझे पता था यही बोलोगे, मुझे पता था यही बोलोगे। देखो एस पे सबसे ज्यादा, एक सेकेंड अक्षय, ऐसा नहीं बोल सकते बोल। कि एस कोई खींचता है, वो सिर्फ तो जो बीच में वो भी खींच जाते हैं। नहीं, रॉन्ग आंसर होगा। हम कहेंगे एस पे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज सबसे ज्यादा है, देन पी पे है, डी और एफ पे सबसे कम होता है। तो इसके बाद जो भी ऑर्बिटल भरा, अगर सोचो इन दोनों के ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज ही नहीं लग रहा, तो इसके बाद वाले पे तो लग गया ना, क्योंकि वो एस है, राइट। ऐसे सुनना है, ऐसे नहीं समझना लेयरिंग चल रही है तो भाई वो तो और पीछे चला गया, मुझे पता था यही लॉजिक लगाओ। तो ऐसा भी हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा एस और पी पे है, तो इन दोनों पे कम होने की वजह से
जो इसके बाद वाला शेल है वो तो और आगे खिंच गया। हाँ। तो इसी वजह से डाउन द ग्रुप जब शेल्स भरते जा रहे हैं तो डी और एफ भी भर रहा है बीच में, लेकिन उन डी और एफ की कोई औकात नहीं है, वो भरे जा रहे हैं लेकिन फिर भी। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस सामने से खींचता जा रहा है। तो कहने को तो साइज छोटा होना चाहिए, नहीं, साइज बढ़ता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जैसे कि एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। मतलब हम कह सकते हैं एस और पी में जिस कैपेसिटी से साइज का इंक्रीज होता है उस कैपेसिटी से डी ब्लॉक में नहीं होगा। इसी में एक क्वेश्चन आता है हैफनियम और जिरकोनियम, ये दोनों का ऑलमोस्ट साइज एकदम सेम है, ये 4D और 5D के सीरीज के एलिमेंट होते हैं, हैफनियम जिरकोनियम, ये दोनों का एटॉमिक साइज एकदम सेम होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर ये पुअर शील्डिंग मेथड, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसपे तुम्हारी आधी डी ब्लॉक के आंसर्स बैठे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा पढ़ लेना था। ठीक है, डी ब्लॉक के आंसर्स सबसे इजी होते हैं देने, रटे रटाए 4-5 आंसर्स होते हैं इसके, अनफिल्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल हाफ शेल है, कंप्लीटली फिल्ड है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, पुअर शील्डिंग है, खत्म, चैप्टर इज ओवर इन 4-5 वर्ड के अंदर। बट उसके बाद जो तुम्हारा K2Cr2O7 और KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे रिलेटेड काफी कुछ है इसके अंदर, ठीक है, जो अभी तक 2 साल से कट रहा था, तो अब की बार ऐड हो गया। हाँ, अब यहाँ पे मीटिंग आंसर एंड कर लो। क्या कर लूं, मीटिंग एंड हो रही है, हाँ राइट, ओके।